हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सर हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं। मैं भी एकदम बढ़िया। मैं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट सीए साहिल मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। सर आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट नंबर 3 करेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि सर ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है। हाँ जी, आपका जो डाउट भी रहा होगा, जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट 1 और बेसिक कॉन्सेप्ट 2 की जो आपको वीडियोस दी है, उसमें हमने बोला था बार बार कि ट्रू एंड फेयर व्यू को हम लोग हमारे एक बेसिक कॉन्सेप्ट में कवर करने वाले हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑडिटर जो अपना ओपिनियन देता है वो किसके लिए देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रही है या नहीं। तो सर पहले ये तो पता हो कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू है क्या। बिल्कुल सही बात है। और सर हमने अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट 1 में ये देखा था कि ऑडिट क्या है, ऑडिट क्यों करते हैं, व्हाई ऑडिट, एंड एश्योरेंस क्या है, जहां पे एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या होता है, रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है, नेगेटिव या मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या होता है। एश्योरेंस को हमने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है तो एश्योरेंस कैसा रहेगा, और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है तो वहां पे एश्योरेंस कैसे आप देते हो। तो वो हमने एश्योरेंस वर्ड को डिस्कस किया था और ये कंक्लूड भी किया था कि ऑडिट क्या है, एश्योरेंस के अंदर इंक्लूड है। रीजनेबल एश्योरेंस की जब बात करी थी तो हमने देखा था कि ऑडिट में हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, तो दैट मींस एश्योरेंस एक वाइडर टर्म है देन ऑडिट। उसके बाद सर बेसिक कॉन्सेप्ट 2 जब हमने किया था तब वहां पे हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का, ऑडिट करने का। सर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का डिटेक्ट करना नहीं होता, क्या डिटेक्ट करना नहीं होता फ्रॉड एंड एरर्स को। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, टू कमेंट या टू प्रोवाइड एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। तो सर आपने भी बताया कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का ओपिनियन देना है ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर, तो ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। एक बार प्यार से बोल दीजिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। सर ये देखो, ये जो आपको स्क्रीन पे अभी नोट्स दिख रहे हैं, ये आपके चैप्टर 1 में जो डिफाइन किया हुआ है ट्रू एंड फेयर व्यू, इसको भी हम लोग देखेंगे। बट पहले हम ट्रू एंड फेयर व्यू का अपने तरीके से समझते हैं। ये बुक का मीनिंग है जो ट्रू एंड फेयर व्यू का बताया हुआ है, इस पे हम लोग बाद में आएंगे। पहले आप मेरे साथ थोड़ा चर्चा करेंगे, हम लोग चर्चा में ही हम लोग खत्म कर देंगे। सर बिल्कुल सही है। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है सर ट्रू एंड फेयर व्यू। हम लोग डिस्कशन करेंगे इसकी अगेंस्ट ट्रू एंड करेक्ट व्यू, तब आपको ये 100% क्लियर हो जाएगा। सर पहले मैं आपको ट्रू एंड करेक्ट व्यू का मतलब समझाता हूं। यह समझ में अगर आपको आ गया ट्रू एंड करेक्ट व्यू, तो ट्रू एंड फेयर व्यू आपको इजीली समझ में आ जाएगा, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। सर ट्रू एंड करेक्ट व्यू का मतलब होता है जब आप ये बोलते हो कि 100% आप लोग एश्योरेंस दे रहे हैं, 100% आप लोग किसी चीज की गारंटी कर रहे हैं। जब आप किसी चीज को चेक करेंगे और आप बोलेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग ये 100% ठीक है, दैट मीन्स यू आर गिविंग एन 100% एश्योरेंस, यू आर गिविंग एन गारंटी कि ये चीज ट्रू एंड करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं आपको कि स्टूडेंट्स अगर आप मुझसे क्लासेस ले लेते हैं ऑडिट की, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप लोग एग्जाम पक्का क्लियर करेंगे। सो आई एम गिविंग 100% एश्योरेंस, दैट इज मैं आपको एक ट्रू एंड करेक्ट व्यू दे रहा हूं कि अगर आप मुझसे क्लास लेंगे तो आप फेल नहीं होंगे। समझ रहे हो आप। तो ये हम तब देते हैं जहां पे हमें गारंटी देनी होती है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रू एंड करेक्ट व्यू प्रोवाइड करते हैं। सर जैसे फॉर एग्जांपल कौन सी एंगेजमेंट ऐसी होती है, सर कौन सी असाइनमेंट्स ऐसी होती है जहां पे हम ये वाली एश्योरेंस देते हैं। आपको अगर याद होगा हमने हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट 1 में डिस्कस किया था, एश्योरेंस 3 लेवल पे होता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस एंड आपका नेगेटिव या मॉडरेट एश्योरेंस। तो सर ये टाइप की जो एश्योरेंस होती है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस, जहां पे आप 100% गारंटी दे रहे हो, एब्सोल्यूट एश्योरेंस।
ठीक है सर। ये सर हम लोग देते हैं कौन से असाइनमेंट में देते हैं सर, जो आपकी होती हैं सर्टिफिकेट्स, कौन सी, जहां पे आप सर्टिफिकेट्स इशू कर रहे हो। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, अगर आप लिखना चाहो तो इसको भी आप लिख सकते हो एग्जांपल। जो आपके सर्टिफिकेशन की जो असाइनमेंट्स हैं वहां पे ये होता है। एक एग्जांपल हमने इसका और लिया था सर, पीएफ एक्ट का हमने एग्जांपल लिया था कि जहां पे क्लाइंट जो आपकी कंपनी है उसको पीएफ अथॉरिटीज बोलती हैं कि हे क्लाइंट, अपने सीए से, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से या प्रोफेशनल से ये रिटर्न में लिखवा करके दे दो, एक सर्टिफिकेट दे दो कि तुम्हारी कंपनी ने पीएफ के अमाउंट को प्रॉपरली डिडक्ट किया है एंड डिपॉजिट किया है, और वो भी टाइमली। रिटर्न सारी सबमिट किए जो पीएफ की रिटर्न है। पीएफ क्या होता है, आपका प्रोविडेंट फंड होता है, जो एम्प्लॉई का एक परसेंटेज कट करके वो पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट होता है, और एक एम्प्लॉयर का शेयर भी उसके अंदर जाता है। ठीक है, तो एज अ पीएफ अथॉरिटी उन्होंने बोला कि हमें 100% ये एश्योरेंस दो कि आपने 100% जो पीएफ है आपने टाइमली डिपॉजिट डिडक्ट किया है, टाइमली डिपॉजिट भी किया है। तो क्लाइंट आपके पास आया, बोला सर हमें ना एक सर्टिफिकेट आप इशू कर दो, चेक कर लो हमारा पीएफ, और हमें एक गारंटी दे दो हमें भी, और सामने जो अथॉरिटी उनको गारंटी चाहिए, उनको 100% एश्योरेंस चाहिए कि हमारी कंपनी ने पीएफ के अमाउंट को 100% डिडक्ट करके डिपॉजिट किया है। तो यहां पे अगर आप ऑडिटर की भी बात करोगे या एज अ प्रोफेशनल की बात करोगे, तो वहां पे क्या आप ये बोल सकते हो क्या कि मेरे हिसाब से जो मेरे को इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मिला उसके हिसाब से 200 एम्प्लॉइज एग्जांपल लेते हैं, 190 एम्प्लॉइज का तो पीएफ डिडक्ट होकर के डिपॉजिट हुआ है, बट 10 एम्प्लॉइज पे हम लोग श्योर नहीं है हमारे हिसाब से। कहने का मतलब है कि हम अपनी एश्योरेंस दे रहे हैं, बट हम 100% एश्योरेंस नहीं दे रहे। वो चलेगा क्या? नहीं सर, यहां पे आपसे ये बोला गया है क्या पीएफ प्रॉपर्ली डिडक्ट होकर डिपॉजिट हुआ है नहीं हुआ, आप गारंटी दो, एश्योरेंस दो 100%। आप ये नहीं बोल सकते कि हमने सैंपल चेक किए, 200 एम्प्लॉइज में से हमने 20 सैंपल चेक किए, उनका डिडक्ट हुआ है तो हमारे हिसाब से सबका डिडक्ट हुआ होगा। नहीं सर, अगर वो चीज अगर आप जो बोल रहे हो कि हमारे हिसाब से 20 सैंपल का ठीक है, तो वो जो चीज होती है ना सर, वो हम लोग ऑडिट में करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं 100% से कम एश्योरेंस, दैट इज रीजनेबल एश्योरेंस उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस। इसीलिए तो सर ऑडिट में कभी भी हम ट्रू एंड करेक्ट व्यू, ये जो आपका है ना ऑडिट के अंदर, ये सर कभी भी ऑडिट में ट्रू एंड करेक्ट व्यू हम लोग नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि सर ऑडिट में हम लोग कभी भी 100% चेक नहीं करते हैं। तो ऑडिट में कभी भी ट्रू एंड करेक्ट व्यू आ नहीं सकता। ट्रू एंड करेक्ट व्यू कहां आएगा? जहां आपने 100% चेक किया हो, तभी तो आप 100% चीजों पे बोल सकते हो कि वो ठीक है या नहीं है। आपने 100% भाई चेक ही नहीं किया, तो आप ट्रू एंड करेक्ट कैसे बोलोगे? तो ऑडिट में हम लोग हमेशा सैंपलिंग बेस पे काम करते हैं। ये आपको चीज पता है, नहीं पता है तो आप इसको समझिए कि हम लोग कभी भी ऑडिट में 100% चेक नहीं करते, बिकॉज बहुत सारी चीजें होती है उसमें, इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं ऑडिट की। तो और हमारे पास टाइम भी उतना नहीं होता कि हम एक एक इनवॉइस को चेक करेंगे। एग्जांपल ले लो, अगर आपको रिलायंस की कंपनी का ऑडिट करने का आपको बोल दिया, और आप वहां पे कितने इनवॉइसेस होंगे, परचेज के, सेल के, एक्सपेंसेस के, तो आप एक एक इनवॉइस को चेक करेंगे क्या? एक एक ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे क्या? सर प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हम 100% चेक करेंगे। हम सैंपल चेक करते हैं, जिसके बेस पे हम लोग ये एविडेंस कलेक्ट करते हैं कि बाकी जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल सही पिक्चर शो कर रही है। तो जब हमने 100% काम ही नहीं किया, टेस्टिंग ही नहीं की 100% पॉपुलेशन की, तो कैसे बोलते कि 100% पॉपुलेशन जो है वो सही है? बिकॉज ऐसा हो सकता है ना कि अगर आप 100% चेक नहीं कर रहे हो, कुछ सैंपल्स आपने चेक किए, सैंपल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सैंपल्स सारे ठीक थे, जो भी सैंपल्स थे वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जो बाकी पॉपुलेशन थी उसमें कहीं पे एरर था, कहीं पे फ्रॉड था, बिकॉज आपने चेक नहीं किया तो आपको पकड़ा भी नहीं गया। तो लेकिन अगर आप ट्रू एंड करेक्ट व्यू दे दोगे उन सैंपल्स के बेस पे, तो गलत हो जाएगा ना, बाद में वो फ्रॉड एंड एरर निकलेगा तो ऑडिटर गिल्टी है, बिकॉज ऑडिटर ने क्या लिखा है? ट्रू एंड करेक्ट व्यू। दैट मीन सब कुछ ठीक है, बट सब कुछ तो ठीक था ही नहीं। तो इसीलिए एज ए ऑडिटर, ऑडिट में हम लोग ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, ना कि ट्रू एंड करेक्ट। 100% एश्योरेंस ऑडिटर कभी नहीं दे सकता। ऑडिटर अपनी जान दे देगा, आप ध्यान रखना। 100% वो कभी भी एश्योर नहीं कर सकता कि ऑडिट में जो उसने काम किया है, चेक किया है, इस एंटिटी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 100% ठीक है।
रीजन वन मैंने आपको बताया क्योंकि हम सैंपल बेस पे काम करते हैं। रीजन टू आप समझ लो, बिकॉज सर बहुत ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत ऐसे अमाउंट्स होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहां जजमेंट्स इन्वॉल्व होती है, और जजमेंट पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है। अगर जजमेंट चेंज हुई तो अमाउंट भी चेंज हो जाएगा सर। तो आप कैसे बोल सकते हो जो अमाउंट आप चेक कर रहे हो वो 100% ठीक है जब वो चेंज हो सकती है, बिकॉज उसमें assumptions इन्वॉल्व है, उसमें जजमेंट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तीसरा रीजन, और कंपनी में बहुत बार ऐसा होता है कि फ्रॉड हो सकता है, और वो जो फ्रॉड होता है आपको ही पता है वो क्या होता है, जानबूझ के किया गया एक एक्ट है, इंटेंशनल एक्ट है जिसको छुपाया जाता है, कंसील किया जाता है। तो अगर किसी कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ है जिसको छुपाया गया है तो ऑडिटर 100% चेक कर भी लेगा तब भी नहीं पकड़ पाएगा, बिकॉज फ्रॉड तो छुपाने के लिए ही किया जा रहा है ना, मतलब छुपाया ऐसे जाता है, फ्रॉड तो कभी बाहर नहीं आ सकता। बहुत अगर मैनेजमेंट फ्रॉड है तो बहुत तरीके से किया जाएगा। तो एज ए ऑडिटर अगर आपने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया 100% काम करके भी, मैं तो वो पोजीशन ले रहा हूं, एजम्पशन ले रहा हूं कि ऑडिटर ने 100% चेक कर लिया, एक एक ट्रांजेक्शन, एक एक इनवॉइस, सेल परचेज सब चेक कर लिया, एक एक ट्रांजेक्शन चेक कर दी डिटेल में, फिर भी वो फ्रॉड उसको नहीं मिला, लेकिन कल को बाद में वो फ्रॉड निकल के आता है तो ऑडिटर भी गिल्टी हो गया ना, बिकॉज अपनी रिपोर्ट में आपने क्या लिखा है, ट्रू एंड करेक्ट व्यू। तो इसीलिए हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखते हैं कि हमने अपना काम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से किया है, हमने अपना काम प्रोफेशनल लीगल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से किया है, और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में ऐसे 530 है ऑडिट सैंपलिंग का जो आपको अलाउ करता है कि आप सैंपल बेस पे काम कर सकते हैं। और उसके ये सब करने के बाद भी हम रिपोर्ट में लिखते हैं हमने अपना काम कितने भी स्टैंडर्ड्स, कितने भी लीगल, एथिकल, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट के साथ किया हो, फिर भी एक अनअवॉइडेबल रिस्क रहता है, ऐसा रिस्क जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, जिसको जीरो नहीं किया जा सकता, कि कुछ मिसस्टेटमेंट रह गई होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, चाहे फ्रॉड की वजह से चाहे एरर की वजह से। ये आप लिख करके देते हो, मैं आपको अभी दिखाता हूं कैसे आप लिख करके देते हो कि कुछ अनअवॉइडेबल रिस्क रह जाता है। और ये चीज जो ट्रू एंड फेयर व्यू वाली है, ये SS 700 जो आपका स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है वो भी बोलता है कि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में जो ओपिनियन पैराग्राफ देता है उसकी लैंग्वेज में वो लिखता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही। ट्रू एंड करेक्ट व्यू कभी नहीं लिख सकता ऑडिटर। तो ध्यान रखना, ट्रू एंड फेयर व्यू जो आपका होगा उसका मतलब सर क्या होता है, इसका मतलब होता है सर लेस देन, आप बोल सकते हो लेस देन 100%, कि 100% से कम होता है, बट आपका आप बोल सकते हो कि 80-90% लोअर लेवल भी नहीं होता, बिल्कुल ही लोअर, कि सर थोड़ा बहुत एश्योरेंस दे रहे हैं, नहीं, इतने लेवल का एश्योरेंस दे रहे हैं सर कि हमने जो चेक किया है उसके बाद कम इस एंटिटी में, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी ऐसे मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है जो इसके यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनके डिसीजंस को इंपैक्ट करे। कुछ मिस्टेक्स, कुछ एरर्स, कुछ रह गए होंगे, बट वो इतने मटेरियल नहीं होंगे जो उस एंटिटी के जो यूजर्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स हैं, जैसे आपके शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, जो आपके लोन प्रोवाइडर्स हैं, कस्टमर्स है, गवर्नमेंट है, मैनेजमेंट खुद है, एम्प्लॉइज हैं, वो जो डिसीजन लेंगे, हमने डिस्कस किया क्या क्या डिसीजन होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट 1 की क्लास के अंदर, अगर आपको नहीं याद है तो आप वहां देख सकते हो कि सब लोग अपने डिसीजंस लेते हैं कंपनी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस के ऊपर, तो उन डिसीजंस को इंपैक्ट नहीं करेंगे वो एरर्स जो रह भी गए होंगे। तो इतने लेवल का हम लोग एश्योरेंस दे रहे हैं आपको, दैट इज कॉल्ड योर रीजनेबल एश्योरेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं सर रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस 100% नहीं, 100% से थोड़ा सा कम, दैट इज कॉल्ड ट्रू एंड फेयर व्यू। दैट इज कॉल्ड ट्रू एंड फेयर व्यू। और ये जो बात है ये आपके कंपनीज एक्ट के अंदर भी लिखी हुई है। 2 सेक्शन है, एक सेक्शन 129 एंड सेकंड सेक्शन है सेक्शन 143 सब सेक्शन 2। मैं आपको दिखाता हूं सेक्शन 129 क्या आपको बोलता है सर। सेक्शन 129 आप देखना क्या बोलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, शेल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट्स ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कि कंपनी ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने बनाए कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे। बिकॉज मैं आपको सबसे बड़ा रीजन इसमें बता रहा हूं कि बहुत सारे नंबर्स पे जजमेंट्स इन्वॉल्व होती है जो कि चेंज हो सकते हैं, प्रोविजंस इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो चेंज हो सकते हैं। अगर सिचुएशन चेंज हुई, पर्सन चेंज हुए जिन्होंने वो जजमेंट ली है,
इसका एग्जांपल हम लोग करेंगे जब हम ये देखेंगे कि इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होती है ऑडिट की, उसको डीप में जब पढ़ेंगे समझेंगे तब मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी दूंगा। अभी आप ये समझो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सारे नंबर्स में जजमेंट्स इन्वॉल्व होती है, अजम्पशंस इन्वॉल्व होती है जो चेंज हो सकती है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। तो वो नंबर चेंज हो गए तो आप कैसे बोलोगे जो नंबर ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए आप ये बोलते हो वो इतने लेवल तक का ठीक है कि चेंज हो भी गया तो इतना चेंज नहीं होगा कि वो जो यूजर्स है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उनके डिसीजंस को इंपैक्ट करेगा। डन। तो आपका कंपनीज एक्ट भी इस चीज को अलाउ करता है। और आपका एक और सेक्शन है सेक्शन 143 सब सेक्शन 2, ये देखिए सेक्शन 143 132 है ये सेक्शन 143 सब सेक्शन 2, जहां पे ऑडिटर के लिए बोला है पावर्स एंड ड्यूटीज। ये देखिए सेक्शन 143 है ये क्या बोल रहा है, इसका सबसेक्शन 2 पढ़िए। द ऑडिटर शेल मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम ऑन एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय अंडर दिस एक्ट टू बी लेड बिफोर द कंपनीज इन जनरल मीटिंग। इन रिपोर्ट शेल आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट प्रोविजन दिस पूरा आ गया। आप लास्ट में आ जाओ इसके बिल्कुल, ये रहा। एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन नॉलेज द सेड अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। अगेन गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू कि ऑडिटर को जो रिपोर्ट करना होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर रही नहीं कर रही, इसके ऊपर रिपोर्ट करना होता है। उसकी जो ड्यूटी है अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 के अंदर वो ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर रिपोर्ट करने की है, ना कि ट्रू एंड करेक्ट के ऊपर। और कंपनी को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हो। उन्होंने जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी इवेंट्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, मतलब उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उनकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर डिपिक्ट करे, ट्रू एंड करेक्ट नहीं बोल रहा है कहीं पे भी। और क्यों नहीं बोल रहा है मैंने आपको उसका रीजन भी दिया। तो सर अब आप स्टैंडर्ड ऐसे 700 में भी दिखा दो एक बार, ये देखो मैं आपको ऐसे 700 में दिखाता हूं कि क्यों ट्रू एंड, आपका ट्रू एंड फेयर व्यू कहां पे आपकी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है ये आपकी पूरी स्टैंडर्ड्स की बुक है, ये लास्ट में आई थिंक इसका ऐसे ऐसे 700 में आपको दिखा देता हूं एक बार, इसमें आई थिंक वो कवर नहीं है, बट मैं आपको ऐसे 700 की लैंग्वेज दिखा दूंगा। अभी आप ये समझो कि ऐसे 700 में भी ऑडिटर को ये ओपिनियन पैराग्राफ में लिखना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही। तो मेरा इस ऑब्जेक्टिव ये था, इस कॉन्सेप्ट, इस वीडियो का, कि आपको ये समझना है कि ट्रू एंड फेयर व्यू क्यों, वाई ट्रू एंड करेक्ट व्यू नहीं, मतलब वाई नॉट ट्रू एंड करेक्ट व्यू, वाई ट्रू एंड फेयर व्यू। समझ रहे हो? 100% एश्योरेंस हम क्यों नहीं दे सकते ऑडिट करते टाइम पे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, और रीजनेबल एश्योरेंस क्यों दे सकते हैं 100% से कम। 100% एश्योरेंस का मतलब होता है ट्रू एंड करेक्ट व्यू, 100% से कम है तो ट्रू एंड फेयर व्यू, बट बिल्कुल कम नहीं, मॉडरेट लेवल नहीं, मॉडरेट लेवल से ऊपर, मॉडरेट या नेगेटिव या लोअर लेवल से ऊपर, 100% से थोड़ा सा कम, कि अगर कोई एरर्स हुए तो वो इतना मटेरियल नहीं होंगे जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स के डिसीजंस इंपैक्ट होंगे। कहने का मतलब ये है। डन सर? हाँ जी। अब सर ट्रू एंड फेयर व्यू का मीनिंग हम लोग अपने नोट से पढ़ते हैं, जो आपके बुक्स में भी है, आपके मटेरियल में है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, कि ट्रू एंड फेयर व्यू अगर है तो कैसे पता लगेगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है। सर 3 कंडीशन बोलता है, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, अदरवाइज वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे। पहली कंडीशन, कंपनी ने, एंटिटी ने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट किए हैं, जो भी कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट किए हैं, जो भी कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट किए हैं, जो भी कंपनी ने, एंटिटी ने जो भी
अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट की हैं एंड अप्लाई की हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए एंड कंसिस्टेंट होनी चाहिए। दो चीजें हैं सर, आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट की एंड अप्लाई की वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए और हर साल आपको सेम रखनी है, कंसिस्टेंट रखना है उसको। एग्जाम्पल दे दो सर, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो और लिख भी सकते हो। इसका एग्जाम्पल जैसे डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन आपको पता है ना? हाँ जी सर। सर डेप्रिसिएशन के मेथड होते हैं काफी सारे। फेमस मेथड आपका एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी जैसे है। अब कंपनी ने मान लो ड्यूरिंग द ईयर एक इंटेंजिबल एसेट परचेज की सर, इंटेंजिबल एसेट कंपनी ने एक्वायर की, इंटेंजिबल एसेट। अब सर इंटेंजिबल एसेट को कंपनी ने, पता है क्लाइंट ने क्या किया? क्लाइंट ने इसको डेप्रिशिएट कर दिया यूजिंग डब्ल्यूडीवी। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या अडॉप्ट की डेप्रिशिएशन की? डब्ल्यूडीवी मेथड से इसको डेप्रिशिएट कर दिया। मान लो इस क्लाइंट ने इसको 100 lakhs का परचेज किया था, है ठीक है, और इसकी जो यूजफुल लाइफ थी वो 10 years थी, ठीक है। जो 10 years थी इसकी जो लाइफ है इस इंटेंजिबल एसेट की, इसकी 10 साल है। मान लो शेड्यूल 3 के हिसाब से इसकी जो लाइफ दी हुई है 10 years दी हुई है। तो क्या इस 100 लाख को डब्ल्यूडीवी के बेस पे क्लाइंट इसको अमोर्टाइज कर सकता है, डेप्रिशिएट कर सकता है? नहीं सर, ये गलत अकाउंटिंग पॉलिसी जो उसने अडॉप्ट की वो गलत थी सर। उसको एसएलएम के बेस पे उसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, मतलब एक के कितना 10 लाख रुपीज एवरी ईयर। तो सर अगर क्लाइंट ने ऐसा किया हुआ है दैट मींस उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं कर रहे। मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जहां पे आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी ठीक ना हो, ठीक है। सेकंड एग्जांपल सुन लो, आपने AS2 सुना होगा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज का। वहां पे आपको पता है वैल्यूएशन के दो मेथड दिए हुए हैं, फीफो एंड वेटेड एवरेज, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज। क्लाइंट ने क्या किया हुआ है? लीफो बेस पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पे वैल्यूएशन किया हुआ है स्टॉक का। तो जो अकाउंटिंग पॉलिसी क्लाइंट ने जो अडॉप्ट की है, जो अप्लाई की है, सिलेक्ट की है, वो गलत है सर, वो गलत है। दैट मींस उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रहे हैं। उसको फीफो या वेटेड एवरेज के बेस पे स्टॉक को वैल्यू करना था, उसने वैसा नहीं किया। तो उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी जो है स्टॉक को वैल्यू करने की, वो गलत है सर। डन। सेकंड चीज सर, अकाउंटिंग पॉलिसी के बाद क्या बोल रहे हैं आप? देखो, अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्टेड एंड अप्लाइड बाय मैनेजमेंट आर प्रॉपर एंड कंसिस्टेंटली अप्लाइड की। इस साल आपने मान लो फीफो किया, अगले साल आप वेटेड एवरेज कर दे रहे हो, उसके बाद आप फिर फीफो कर रहे हो, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है ना आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर। तो इसका मतलब क्या है? अगेन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं कर रहे हैं। सर एक ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब ये भी तो होगा ना कि इस साल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको हम लोग नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर पाए, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल तो हो। अगर आप हर बार अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हो तो कंपेयर कैसे करेगा कोई? करेगा तो किसी को इन्वेस्ट करना है, वो कैसे देखा कि आपकी कंपनी ने कितना ग्रो किया या कितना कंपनी का डिक्लाइन हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अगर आपने स्टॉक की वैल्यूएशन फीफो से, मान लो आपकी स्टॉक की वैल्यूएशन 50 लाख रुपीस आ रही थी, आपने अगली बार वेटेड एवरेज कर दिया, उससे उसकी वैल्यूएशन 60 लाख हो गई, तो कंपेरेबल तो है ही नहीं दोनों नंबर। तो सर इसीलिए आपकी ट्रू एंड फेयर व्यू का इंपॉर्टेंस हर जगह आता है। कंपेयर करने के लिए भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे हो जो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हो। तो अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी आपने चेंज कर ली है, कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं की है, तो भी ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं कर रही है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आपके एप्लीकेबल हैं वो आपने कंप्लाई किए हैं नहीं किए। अगर नहीं किए दैट मींस आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं। जो एग्जांपल मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी का दिया, आप उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी ले सकते हो। AS2 का जो मैंने एग्जांपल दिया वो वैल्यूएशन करने के लिए बोलता है फीफो और वेटेड एवरेज पे, क्लाइंट ने उसको वैल्यू किया हुआ है लीफो बेस पे। दैट मींस उसने AS2 का नॉन कंप्लायंस किया है। तो प्लीज क्लाइंट आप या तो कंप्लाई करो, अदरवाइज आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं। थर्ड चीज सर, डिस्क्लोजर्स, जो डिस्क्लोजर्स हैं वो जो नोट्स टू अकाउंट्स में दिए मैनेजमेंट ने वो एडुकेट है। एडुकेट मतलब सफिशिएंट हैं, जो देने चाहिए थे। शेड्यूल 3 बोलता है बहुत सारे डिस्क्लोजर देने के लिए, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर आपने वो डिस्क्लोजर नहीं दिए तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कंटिंजेंट लायबिलिटी को आपको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना होता है। अगर मैनेजमेंट ने वैसा नहीं किया तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं। सर क्या एक छोटा सा एरर होते ही, छोटी सी मतलब छोटी सी अमाउंट का अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो नहीं किया, AS फॉलो नहीं किया, एक प्रोविजन कोई छोटा सा हल्का सा, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू से बाहर हो जाएगा क्या? नहीं। आप इसमें एक वर्ड ऐड कर सकते हो, एक लाइन ऐड कर सकते हो, सब्जेक्ट टू मटेरियलिटी।
क्या होता है सर, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग एक कॉन्सेप्ट होता है मटेरियलिटी का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिट के अंदर। ये हम लोग करेंगे, समझेंगे। ये हम लोग ऐसे 320 में करेंगे, ऐसे 320 में। वहां पे मैं आपको समझाने वाला हूं कि ऑडिटर क्या एक एक रुपए को लेकर के बैठता है क्या, 1 रुपए की भी गलती है, 1 रुपए का भी कुछ मिस्टेक एरर है तो ट्रू एंड फेयर व्यू से बाहर नहीं सर। वहां पे सर मटेरियलिटी एक अमाउंट निकालता है ऑडिटर, कैलकुलेट करता है और देखता है इतने अमाउंट से नीचे का जो भी एरर होगा, जो भी मिस्टेक होगी, उसको इग्नोर करता है। वो कैलकुलेशन कैसे होती है, क्या बेसिस लेते हैं उसके लिए, क्या फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे मेजर फैक्टर्स में क्या होता है, जो यूजर होने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसका जो डिसीजन है वो कितने अमाउंट तक इंपैक्ट नहीं होगा, वो मेन बेसिस उसके अंदर होता है। और वो कैलकुलेट कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, कौन करता है, और क्या उसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं क्या ऑडिट के टाइम पे, वो सब हम लोग मटेरियलिटी के स्टैंडर्ड के अंदर प्रॉपर डिस्कस करेंगे, कैलकुलेट करके देखेंगे वर्क पेपर के अंदर। ठीक है सर, हाँ जी। तब आपको समझेगा सर, ऐसा नहीं है कि हर एक छोटी सी कुछ हुआ तो आपका ट्रू एंड फेयर व्यू से बाहर कर देगा ऑडिटर, रिपोर्ट दे देगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो अकाउंटिंग 3 चीजें हैं, अभी आप ये समझो। अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आपने गलत सेलेक्ट की एंड अप्लाई की, और या कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं की, तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं, अगर आपने उनको कंप्लाई नहीं किया तो आपका ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। जितने भी डिस्क्लोजर आपको देने चाहिए थे, अगर आपने वो एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दिए हैं तो आपका ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। ये 3 कंडीशंस आपको याद रखनी है। क्या सर, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स। ट्रिपल ए आप बोल सकते हो, अकाउंटिंग पॉलिसीज का ए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ए, एंड आपका एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स का ए, ट्रिपल ए। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू कब नहीं होगा। अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन टूटी तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। एग्जाम का क्वेश्चन आएगा तो आपको यही लिखना है। डन सर। अब ये नोट्स जो नीचे मैंने जो अपने नोट्स दिए हैं, ये जस्ट फॉर रेफरेंस है कि कहां पे ट्रू एंड फेयर व्यू को और रेफर किया गया है। ऐसे 700 में ओपिनियन के पैराग्राफ में ट्रू एंड फेयर व्यू का पूरा आपको लिख के देना होता है एज ऑडिटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या नहीं। अब सर ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, ये हम हमारे कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे। अगेन जो भी मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूं ना, मैं आपको सारे समझाऊंगा। मैंने ट्रू एंड फेयर व्यू वर्ड यूज किया था पहले कॉन्सेप्ट पहली क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड में मैंने आपको उसका पूरा मीनिंग समझा दिया। तो जो जो वर्ड मैं यूज करूंगा, पहली क्लास में मैंने इंडिपेंडेंस एक वर्ड यूज किया है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका इंडिपेंडेंस पे होगा कि इंडिपेंडेंस क्या होता है, ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है। हमने पहली क्लास में ये देखा था पहले कॉन्सेप्ट में कि ऑडिटर जो आता है वो काम क्या करता है सर। तो वो जो काम करता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, वो हमने सेकंड कॉन्सेप्ट में कवर किया कि ऑब्जेक्टिव क्या है। फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग सारे कॉन्सेप्ट 100% डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बस शांति से वीडियोस को स्टार्ट करना है, सुनना है, देखना है, आपको 100% समझ में आ जाएगा। और आप देखोगे कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स का बहुत सारा पार्ट कवर हो गया है 100%। ठीक है सर। तो ये रेफरेंस मैंने आपको 129 एंड 143 सबसेक्शन 2 भी दिखा दिया, जो कंपनी एक्ट बोलता है कि कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है, प्रेजेंट करती है, और जो कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे। और ऑडिटर की ड्यूटी है कि रिपोर्ट देना जहां पे बोलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं, कहीं पे भी ट्रू एंड करेक्ट व्यू की बात नहीं है, कहीं पे भी, बिकॉज वो आप दे ही नहीं सकते हो, आप कर ही नहीं सकते हो ट्रू एंड करेक्ट व्यू, आप ऐसा ओपिनियन दे ही नहीं सकते हो एज ऑडिटर। ठीक है, ओके सर। तो इसी के साथ हम लोग ये हमारी आज की इस रिवीजन को रैप अप करते हैं, खत्म करते हैं। डन सर। इसका जो ये नोट्स है, इसका रेफरेंस में नीचे ये चैप्टर 1 का पार्ट आप देखोगे ना, ये चैप्टर 1 है आपका नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। इसके अंदर आपका ट्रू एंड फेयर व्यू का पूरा मटेरियल दिया हुआ है। इसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। पूरे कलरफुल नोट्स हैं, चार्ट्स हैं, आप प्लीज देखें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसा कोई भी वीडियो अगर आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट भी कर सकते हो, बता सकते हो कि आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट जरूर कर देना साथ में। और मेरा पर्सनल नंबर दिया हुआ है, कोई भी अगर आपको डाउट आता है ऑडिट के अंदर आप पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, टेलीग्राम का भी चैनल दिया हुआ है, आप टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन हमारा जरूर कीजिए। डन सर। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, समझते रहिए, बिकॉज जब समझेगा इंडिया तभी तो ऑडिटर बनेगा इंडिया। टेक केयर, बाय बाय एंड जय श्री राधे।